आज हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग कई तरह के कोनिक सेक्शन जैसे कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में सीखेंगे। बट उससे पहले ये सेक्शंस आते कहाँ से हैं और इनका नाम कोनिक सेक्शन क्यों है, इस पे जरा चर्चा करते हैं। तो जो एक राइट सर्कुलर कोन होता है इस तरीके का, आपने कोन देखा होगा, राइट? तो अगर अगर मान लीजिए दो इस तरह के कोन हैं जो कि इस तरह जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ये जो फिगर है ये है एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। और इसमें से ये कोन है, जैसा कोन होता है नॉर्मल, जैसे आइसक्रीम वाली सॉफ्टी वाला जो कोन होता है वैसा कोन है। ये दो कोन है ऊपर नीचे मिले हुए हैं इस तरह से, और इसके बीच में से पास होने वाली जो एक्सिस होगी इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। तो ये जो लाइन है एल, ये होती है हमारी, ये हम होती है हमारी एक्सिस। और ये आपका कोन है, इसको नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लोअर नेपे और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर नेपे, ऑलराइट। और जो कोन का दोनों का ये वाला जो पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वी वर्टेक्स। इस तरह ये चीजें डिफाइन की जाती हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द कोन, ये जो होता है अल्फा, क्योंकि दोनों दोनों जो फिगर है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। सो और ये जो टेढ़ी वाली लाइन होती है, टेढ़ी वाली लाइन को बोलते हैं जनरेटर। हालांकि ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि इस कोन को हम यदि प्लेन से काटें, आप जानते हैं प्लेन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका प्लेन है इस तरीके का प्लेन, आप ऐसे मान लीजिए कि कोई चाकू है, मान लीजिए आप, ये कोई ब्लेड है, इस तरह की ब्लेड है, इस तरह की ब्लेड या नाइफ है इस शेप की, तो ये क्या हो गया? प्लेन हो गया एक तरह से। इस प्लेन से यदि हम इसको काटेंगे, इस राइट सर्कुलर कोन को, ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन है, तो काटने की वजह से जो आपको अलग अलग शेप दिखेंगी उनको हम कॉनिक सेक्शंस बोलते हैं। यानी इस कोन को यदि हम प्लेन से काटने में जो हमें सेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं यहाँ पे, इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद अ कोन, द सेक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ कोनिक सेक्शन। दिस इज बाय डेफिनेशन अ कोनिक सेक्शन। ये प्लेन है, ये कोन है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक डायग्राम और बना देता हूँ बीच में, तो मान लीजिए जैसे कि ये कोई आपका कोन है और इसको हमने, ये आपकी एक्सिस है और इसको हमने किसी प्लेन से काटा, जो कि मान लीजिए प्लेन कुछ इस तरीके का है। तो इस तरीके से हमने ये इसको काटा है इसको, और जिस एंगल पे जब आप काटते हो ना, जब आप किसी, जैसे मान लीजिए मैं लाइन बनाता हूँ और ये आपका प्लेन है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका प्लेन है लेट से, और ये आपकी एक्सिस है, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। यानी जो प्लेन जो एक्सिस से एंगल बनाता है उसको बोलते हैं बीटा। तो और ये जो बीटा है इसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग शेप्स पता लगेंगे। जैसे आप अज्यूम कीजिए यदि ये बीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? आपका जो प्लेन है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस केस में आपका जो कोन है कैसे कटेगा? बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल कटेगा। और जब जब कोन आपका हॉरिजॉन्टल कटेगा तो आपको जो आकृति दिखाई देगी ऊपर की तरफ, जो सेक्शन दिखाई देगा, वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। और यही इसी बीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग कर्व्स मिलेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं, इससे आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। सो ये एक छोटा सा एनिमेशन है, इसको आप देखिए। ये हम देख चुके हैं। तो जैसा बीटा एंगल बनेगा उस हिसाब से आप सेक्शंस रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक पार्ट दिखा रहा हूँ राइट सर्कल कोन का, एक पार्ट दिखा रहा हूँ, मान लीजिए मैं लोअर नेपे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे देखिए किस तरह आपका जो प्लेन काटेगा, यहाँ पे इंक्लाइन था एक्सिस के, इस कर्व को बोलेंगे एलिप्स। इस केस में आपका बीटा कैसा था? एक्यूट था। और इस केस में देखिए आप, इस केस में आपका जो प्लेन था वो केवल एक्यूट तो था ही बीटा, इसके साथ साथ जो प्लेन है वो नीचे तक जा रहा था। जो उसका बेस था कोन का जो सर्कुलर बेस था पाई आर स्क्वायर वाला, उसने उसको भी काटा। पिछली बार क्या था? केवल टेढ़ा काटा था। इस बार उसने काटते हुए वो नीचे भी लेके गया। तो इस वक्त जो शेप बनेगी इसको बोलेंगे हम पैराबोला। इस केस में यदि हमारी जो प्लेन था, यदि वो हमारा एक्सिस के पैरेलल हो जाता है,
पैराबोला वाले केस में क्या था, हमारा जो जो हमारा प्लेन था वो एक्सिस के पैरेलल नहीं था, काट रहा था उसको, ठीक है, यानी थोड़ा टेढ़ा कट रहा था। पर यदि आप बिल्कुल सीधा काटोगे, यानी उस केस में आपका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। और हाइपरबोला क्योंकि क्योंकि ये केवल मैं एक पार्ट दिखा रहा हूं आपको, ऊपर वाला पार्ट भी तो होगा। जब आप किसी को प्लेन ऐसे काटोगे पैरेलली, तो हाइपरबोला में ऊपर वाला पार्ट भी आएगा, यानी आपको दिखेगा ऐसे, एक तो ये वाला पार्ट है हाइपरबोला का, इसी के ऊपर उल्टा वाला पार्ट और भी आएगा। एक तो ये इन्वर्टेड यू है, एक ऊपर यू करके और बनेगा, तो वो होगा एक कंप्लीट हाइपरबोला। एक पार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। सर्कल होगा तो क्या होगा, जब यदि कोई प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली काटेगा, उस केस में आपका बनेगा सर्कल। सो बहुत ही सिंपल सा है इक्वेशन यहाँ पे कि सर्कल के केस में आप देखोगे कि आपका जो प्लेन होगा ये आपका एक राइट सर्कुलर कोन है, और यदि आपका प्लेन कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए यदि आपका प्लेन इस तरह काट रहा है इसको, तो आप देखोगे जो कटने के बाद जो आपको फिगर दिखाई देगी वो आपको एक सर्कल के रूप की दिखाई देगी। यहाँ जो इस तरह की शेप बनेगी आपकी, ये क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। ये जो शेप बनेगी ये सर्कल होगा। और इस केस में आप देख ही रहे हो कि आपका जो एक्सिस है और जो प्लेन है उसके बीच में जो एंगल बनेगा, आपका प्लेन ऐसा है और आपकी एक्सिस ऐसी है, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, यानी ये होगा बीटा, आपका 90 डिग्री होगा। और बहुत ही सिंपल सी कर्व है, और इसके लिए मैं कुछ कंडीशन बता सकता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सा केस था कि जब मान लो आपका बीटा 90 डिग्री हो जाए तो आपका बनेगा सर्कल। दूसरा केस है यदि आपका बीटा अल्फा से तो बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो। अगर बीटा अल्फा से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो जो कर्व बनेगा वो होगा एलिप्स, जैसा कि डायग्राम में आपने देखा था। तीसरा केस, जब बीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, यानी हम उसके बिल्कुल जैसे जो हमारा जो प्लेन है ना, प्लेन हमारा जो ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो आप, जनरेटर लाइन देख रहे हो आप, जब इसके पैरेलल होगी, जैसे मान लो ये आपका ये जनरेटर लाइन है, जब आपका जो प्लेन है इसके पैरेलल होगा तो उस केस में आपका क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर मान लो ऐसे काट देता हूं, तो यहाँ जो फिगर बनेगी ना आपकी इस तरफ ऐसे करके, ये क्या बनेगी, एक पैराबोला बनेगी, जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था। तो ये जब बीटा इक्वल टू अल्फा होने पे बनता है आपका पैराबोला, और जब आपका बीटा जो है 0 से बड़ा हो और अल्फा से छोटा हो, तो उस केस में जो प्लेन होता है वो दोनों नैपे को काटता है। अभी आप सारे केस देख रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, प्लेन केवल एक ही नैपे को काट रहा है। सर्कल के केस में भी ऊपर वाले को काटा, इसमें भी ऊपर वाले को काट रहा है, एक ही नैपे को काट रहा है। बट इस वाली कंडीशन में आप देखोगे कि आपका वो जो है कर्व दोनों नैपे को काटेगा, और उस केस में आपका जो कर्व बनेगा वो बनेगा हाइपरबोला। हाउएवर ये इतना जरूरी नहीं है, इतना बस इतना ध्यान रखिए आप कि अलग अलग तरीके से प्लेन को काटने पे आपका सर्कल, एलिप्स, पैराबोला बनता है, ठीक है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काटोगे तो सर्कल बनेगा, इसके जनरेटर के पैरेलल काटोगे तो पैराबोला बनेगा, ठीक है। बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल काटोगे तो हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। और टेढ़ा काटोगे परंतु वो जनरेटर के पैरेलल नहीं होगा तो उस केस में एलिप्स बनेगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं देखने के। सो ये सब ठीक है, बट इसके बाद अभी हम पहला कर्व पढ़ते हैं जो है सर्कल, ठीक है, जो इस कैटेगरी में सबसे सिंपल कर्व होगा सर्कल। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सर्कल। तो अभी हमने देखा सर्कल कैसे आता है, क्यों आता है, कॉनिक सेक्शन, सर्कल को कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं। तो सर्कल बाय डेफिनेशन क्या होता है, बेसिकली इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जिनकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से सेम है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक फिक्स पॉइंट है मेरे पास, लेट से ओ, ठीक है, मुझे ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट बताइए जिनकी इससे दूरी हमेशा आर रहे, तो वो पॉइंट्स कहाँ होंगे। अगर इससे दूरी आर रहे तो वो एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट ये हो सकता है। अगर आप ऐसे सभी पॉइंट्स को जोड़ोगे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। इसी को बोलते हैं लोकस। एक्चुअली लोकस क्या होता है कि कोई लोकस में आपको कोई कंडीशन दी होती है और ऐसे सभी पॉइंट जो उस कंडीशन को फॉलो करें तो उस पॉइंट को जोड़ने से जो कर्व बनेगा वो उसका लोकस होगा। अगर मैं आपसे पूछूं लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point remains constant is a circle। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये दो लाइनें मान लीजिए मेरे पास, और मैं एक तीसरी लाइन चाहता हूं जिसकी दूरी इन दोनों लाइन से हमेशा सेम रहे, यानी वो लाइन कैसी होगी, ऐसी हो सकती है, या फिर इस लाइन पे आप कोई पॉइंट ले लीजिए। मैं आपसे पूछूं ना कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from L1 and L2 is same, तो कौन सी लाइन होगी, वो या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, बिकॉज
इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसकी दूरी हमेशा क्या रहेगी, क्यों सेम रहेगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। आप चाहे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, आप कितना भी दूर जाके पॉइंट ले लीजिए, जो इस पॉइंट की दूरी आएगी दोनों लाइनों से वो हमेशा सेम ही आएगी। यानी ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी दूरी हमेशा L1 L2 से सेम रहती है, वो क्या है, वो ये डॉटेड लाइन है। तो ये मतलब होता है लोकस का। ठीक है, लोकस का इस चैप्टर में हम काफी जिक्र करेंगे, लोकस क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो ये बेसिकली सर्कल क्या हुआ, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो सभी जो हम कर्व पढ़ेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी कर्व एक्चुअली किसी ना किसी चीज का लोकस है। जैसे इस केस में लोकस सिंपल था। ठीक है, एक पी पॉइंट मान लेता हूं मैं, वो अगर इससे सेम रहता है तो वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी, वो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से पैराबोला, हाइपरबोला सभी किसी ना किसी तरीके किसी के लोकस हैं। जब वो पढ़ाऊंगा मैं तब आपको बताऊंगा, बट ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो लोकस का कुल मिला के मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट कहाँ का मौजूद हो सकता है, जो आपको कंडीशन दी हुई है, वो कर्व जो आएगा वो क्या होगा, उसका लोकस होगा। तो यहाँ पे जो लोकस बना है उस पी पॉइंट का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट को बोलेंगे, जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो हमारा डिस्टेंस होगी जो कि कांस्टेंट रहती है इस केस में, उसको हम बोलेंगे रेडियस। इस तरह से हम ये सर्कल को डिफाइन करते हैं। जो फिक्स पॉइंट है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, गिवन पॉइंट जो है, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट हो, पॉइंट्स नहीं होगा, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट होगा, यहाँ ऐसे हटा दीजिएगा, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो रेडियस है। तो ये डेफिनेशन हुई सर्कल की। और किसी भी सर्कल पे आपने माना कि मान लीजिए सेंटर आपका O है, और आपने कोई भी इस पे पॉइंट ले लिया, मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया P1, एक पॉइंट ले लिया P2, एक पॉइंट ले लिया P3, तो इन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इससे क्या होगी, R होगी। ठीक है, यानी ये भी R है, ये भी R है, और जो बाकी आप अभी तक जो बचपन में पढ़ते आए ज्योमेट्री में जो सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है वो सभी इस पे लागू होंगी। चाहे कोर्ड्स को लेके ले लो, चाहे एंगल एंड सेमी सर्कल को लेके ले लो, सभी प्रॉपर्टी जो आप बचपन में पढ़ी सर्कल की वो सभी लागू हैं। बट हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली इसको हम ज्योमेट्री में कैसे समझेंगे, इसकी इक्वेशन वगैरह कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ देखेंगे अब। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, और मैंने इस पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, इसका सेंटर है C, और C के कोऑर्डिनेट से मान लीजिए x0, y0, और मुझे इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसकी दूरी इस पॉइंट से लेट से R है। तो मुझे बताना है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम C इज इक्वल टू R। ठीक है, तो लोकस निकालने के लिए एक बहुत तरीका है निकालने का। तो लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है उसको मान लेते हैं P, और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं H, K। ठीक है, तो सभी केसेस में आप देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऐसे ही करेंगे इसको। और यानी जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, अब हमें तो पता नहीं, हमने तो एक पॉइंट मान लिया H, K। ठीक है, ये P तो जो जहां जहां कहीं भी जा सकता है, ये P तो पूरे सर्कल पे, पर ये हमें प्रूव करना है क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि H, K एक वेरिएबल है एक्चुअली, जिसको हम बाद में X और Y से रिप्लेस कर देंगे, तभी तो हमारे पास इक्वेशन आएगी। यानी हम जो भी जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना था उसको हम P मान के H, K मान लेते हैं, और फिर हमें जो कंडीशन दी होती है हम उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि P की दूरी जो है C से R है, यानी यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि जो यहाँ पे लोकस के लिए कंडीशन है वो है CP इज इक्वल टू R। ठीक है, और CP हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। CP क्या होगा, अंडर रूट ऑफ H माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस y0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। और यदि आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो आपके पास आ जाएगा H माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस y0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। और जब फाइनली आपकी ऐसी इक्वेशन आ जाए, फाइनली आप एक कर्व की इक्वेशन निकाल लो, उसमें फाइनली आप क्या करते हो, H और K को X और Y से रिप्लेस कर देते हो। यानी आपका जो कर्व होगा वो होगा X माइनस x0 का स्क्वायर प्लस Y माइनस y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है, आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। बिकॉज ये इक्वेशन जो है, जो कंडीशन दी हुई होती है सर्कल के लिए, उसको फॉलो कर रही है, यानी ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है x0, y0, और जिसका रेडियस क्या है R। यानी यदि आपको, जैसे हम पढ़ते हैं ना, यदि हमें लाइन का स्लोप पता होता है M, y इंटरसेप्ट पता होता है C, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। उसी तरीके से यदि आप सर्कल का सेंटर पता हो एक्स नॉट वाई नॉट और उसकी आपको रेडियस पता हो आर, उस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और सर्कल पे आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज सर्कल पे आने वाला जो भी पॉइंट है वो उस एक्स की वैल्यू को और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसकी वाई की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो ऐसे हम पहले एच कॉमा के मानते हैं उस पॉइंट को और उसका फिर लोकस निकालते हैं और लास्ट में उसको एच और के को एक्स और वाई से रिस्पेक्टिवली रिप्लेस कर देते हैं, उस तरह हमारा कर्व की इक्वेशन आती है। तो इसको हम देखेंगे और तो यहाँ पे ये आपको क्लियर है, ठीक है। ऐसे हमने निकाला सर्कल की इक्वेशन। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा आपको बताने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर है -3,2 एंड जिसकी रेडियस है 4। सिंपल सा ये सवाल हो गया। यहाँ पे आपका जो एक्स नॉट वाई नॉट है क्या हो जाएगा, एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी -3 और वाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये हो जाएगा आर, यानी इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम डाल देंगे एक्स नॉट की जगह डाल देंगे -3 यानी ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और वाई नॉट की जगह डाल देंगे 2, ये बन जाएगा वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो चाहो तो आप इसको पूरा खोल भी सकते हो इस इक्वेशन को। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकता हूँ इसको, ठीक है। तो वैसे भी मैं कर सकता हूँ इसको, बट मैं इसको यहाँ भी छोड़ सकता हूँ इक्वेशन को, तो अभी कोई गलत नहीं है। इज इक्वल टू 16, तो ये मेरा आंसर होगा। यदि मैं इस कर्व को बनाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे ये कर्व कहाँ आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, मान लेते हैं ये -1 है, ये -2 है और ये आपका -3 है, और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है। तो पॉइंट क्या होगा, ये होगा सेंटर, तो ये हो गया। रेडियस कितनी है इसकी 4, तो ये दूरी तो केवल 2 ही है और ये दूरी केवल क्या है 3 है, ठीक है। तो ये कहां से जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। और आप मुझे बता भी पाएंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, इसके एजेस के। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,2, बिकॉज इसकी सेंटर से दूरी कितनी है 4 है, तो 3 तो यहीं कवर हो गया, कितना बचा, एक और बचा, यानी क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 1 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या था 2 था। ये वाला पॉइंट क्या होगा -3, -2, बिकॉज रेडियस 4 है तो 2 तो ऑलरेडी कवर हो गया ऊपर, 2 नीचे होगा, तो -3, -2। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये ऐसा सर्कल बनेगा और इस सर्कल पे आने वाला हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।